नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग टॉपिक्स को लेके, एस्पेक्ट्स को लेके और आपके पोर्टफोलियोज को लेकर भी कई सारे जानकारों, कई सारे सवालों के ऊपर हमारे जानकार जो है वो यहां पर आपको राय देते हैं। तो आज भी हम बातचीत करेंगे हमारे आज के जानकार से, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और आप हमें अलग अलग माध्यम के जरिए यानी कि फेसबुक और एक्स यानी कि फॉर्मर ट्विटर के जरिए आस्क आवाज योर मनी, ये हमारा हैशटैग है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पे अपना सवाल, और साथ साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर, जहां पर आप अपना सवाल भेजें, अपनी डिटेल्स भेजें और हम आपको अपनी टीम से सीधे सीधे कनेक्ट करवाएंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज मठवाल सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके अलग अलग सवालों को लेकर भी, और साथ ही साथ पंकज मठवाल सर से हम बातचीत करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर भी, जो कि बिल्कुल रीसेंट है और पंकज सर उसके ऊपर अपनी राय रखेंगे। इम्पॉर्टेंट है एडवांस टैक्स। आपने पूरे दिन, पूरे हफ्ते, शायद 15 दिन से सुना हो लगातार कि एडवांस टैक्स के नंबर्स आने वाले हैं, इसलिए मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है, शायद इसलिए यहाँ पे बिकवाली हो रही है। तो दरअसल एडवांस टैक्स है क्या, किनको भरना है, कौन भरने के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं भरेंगे, इनकम टैक्स से इसमें कितना अंतर है, कैसे भरा जाता है, इस सब चीज़ों के लिए पंकज मठवाल सर को हमने बुलवा लिया आज। पंकज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एडवांस टैक्स को लेकर कुछ क्लैरिटी सबके मन में रहती है कि ये क्या है, ये किस तरह का टैक्स है, किसको भरना है और क्या सरोकार इसका बाजार से या बाकी चीज़ों से। तो नाम में ही क्लियर है कि एडवांस में देना है, इसलिए एडवांस टैक्स है। तो अब वो एडवांस टैक्स क्या है, इनकम टैक्स से कितना अंतर है, कौन एलिजिबल होते हैं, कैसे भरना चाहिए इसको, कब कब भरा जाता है, आप इस पे क्लैरिटी दीजिए। सुमित जी नमस्कार। बिल्कुल अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इसके बारे में। तो एक एक करके हम बताएंगे। पहली बात यह है कि एडवांस टैक्स जो है वो इनकम टैक्स ही है, अलग नहीं है। अब क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो यदि आप उस फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम होने वाली है उस पर एस्टिमेटेड जो पूरा साल में टैक्स बनने वाला है उसे आप एडवांस में पे कर रहे हैं, यानी कि 31 मार्च से पहले पहले आप जब पे करते हैं तो उसे हम एडवांस टैक्स पे कहते हैं। और जब 31 मार्च खत्म हो जाती है यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनी है साल की इनकम पर वो आपने नहीं पे की है तो आप बाद में पे करते हैं, तो उसे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। तो इनकम टैक्स ही है, उसका नाम बदल जाता है। 31 मार्च से पहले पे करना है तो एडवांस, और उसके बाद करना है तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब बात आती है किसको करना है। किसी भी टैक्स पेयर की जिसकी टैक्स लायबिलिटी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10,000 या उससे अधिक होने वाली है उसे एडवांस में टैक्स पे करना होता है। सिर्फ सीनियर सिटीजन्स जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, यानी कि पेंशन इनकम है या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम है और वो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, तो उन्हें एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। बाकी कोई भी टैक्स पेयर हो जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा बनने वाली हो उसे एडवांस में टैक्स पे करना होता है। और एक बात सुमित जी और कहूंगा कि सिर्फ ये 15 मार्च नहीं बल्कि साल में 4 बार, यानी कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, 4 बार आपको पे करना होता है। यानी कि आपने अंदाजा लगाया कि पूरे साल में मेरी इनकम कितनी होने वाली है और उस पर टैक्स कितना बनने वाला है, तो उस टैक्स का जो आपने एक एस्टिमेट लगाया, तो एडवांस में कैसे मालूम है आपको कि कितनी इनकम हो गई है और होने वाली कितनी है, उसके बेसिस पर आपको 15 जून तक कम से कम 15% का भर देना है, 15 सितंबर तक 45% भर देना है, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च जो कि अब आ रही है कल, उसका आपको 100% पूरा जो भी होने वाला है भर देना है। एक बात जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि एडवांस में भर रहे हैं तो ये बात तो तय है कि आपको बिल्कुल श्योर तो नहीं है कि कितनी इनकम होने वाली है। तो जो टैक्स लायबिलिटी है उसका 90% तक यदि एक्यूरेसी है तो फिर कोई आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। मतलब फिर ठीक है, 90% है ठीक है, लेकिन यदि आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, टैक्स ज्यादा बन रहा है, जो आपने एडवांस टैक्स भरा है वो उस टैक्स का 90% से कम है, तो फिर इस केस में मतलब आपने एडवांस टैक्स पूरा नहीं भरा है। और यदि आप एडवांस टैक्स समय पर नहीं भर रहे हैं तो जो भी अमाउंट ड्यू है, चाहे वो जून में 15% हो या फिर सितंबर में
आपका 45% हो या आप जैसे कि 100% हो गया है, तो जो ड्यू अमाउंट है उसका 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट उस पर देना होगा, और ये इंटरेस्ट आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक आप इसको पे नहीं कर देते हैं। तो पंकज सर ने दो तीन चीज़ें साफ कर दी। पहला कि इनकम टैक्स ही है, लेकिन वो एडवांस में भरा गया इसलिए एडवांस टैक्स है, 1। 2, अगर आपने ये चरणों में होता है, 4 चरणों में 15%, और फिर धीरे धीरे वो चरण बढ़ते जाएंगे, जो कि मार्च की जब देनदारी आई, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो सबसे बड़ी देनदारी यहीं पर ही आपको दिखाई पड़ेगी, इसलिए इसका जिक्र इतना ज़्यादा मार्च में होता है। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं समय से, तो उसके ऊपर लगती है आपका पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट, जो कि आपको आने वाले समय में भरना पड़ेगा। अब वो पेनल्टी तब तक रहेगी जब तक आप भर नहीं सकते। अच्छा पंकज सर, एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि इनकम टैक्स अगर एडवांस एडवांस टैक्स अगर वो लास्ट क्वार्टर में ही आ गया तो इनकम टैक्स ही बन गया, और इनकम टैक्स की देनदारी अगर 1 साल में नहीं गई तो आगे चल के आप उसे क्लब कर सकते हो। लेकिन क्या एडवांस टैक्स को भी आप क्लब कर सकते हो? पहला पार्ट। या ऐसा मिनिमम है कि 15% आपको भरना है, मैं पूरे साल भर देता हूँ और फिर बाद में अनुमान लगाता हूँ, किसी की रेंटल इनकम है से फॉर एग्जांपल, या कोई बंधी हुई इनकम है जो डिविडेंड से आ रही है, तो उसको क्लियर है कि मेरी साल की इनकम इतनी रहनी चाहिए मोटी मोटी, तो वो क्या एक बार में पूरा टैक्स भर सकता है और पूरे साल वेट कर सकता है, और आखिरी में कहीं जाके एडजस्टमेंट उसका जो भी हो, कमी पेशी या ज़्यादा हो तो रिफंड, वो उसके हिसाब से चल सकता है? भर तो बिल्कुल सकता है, एडवांस भरने में तो कोई भी पेनल्टी नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि साल में मान लीजिए 1 लाख रुपए का टैक्स भरना है, तो वो जून में या सितंबर में क्यों भरेगा, अपनी लायबिलिटी क्यों लेगा? अरे यदि भर दे तो कुछ गलत नहीं है। और मैं बता दूं, सैलरीड इंडिविजुअल का ऐसा होता है, क्योंकि सैलरीड के लिए तो क्या होता है, अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, जैसी सैलरी क्रेडिट होती है तो टैक्स कट के ही आती है, तो वहां पर तो आप इंतजार नहीं करते जून का या सितंबर का, महीना दर महीना जैसे आपकी सैलरी आती है उसमें कटता रहता है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति यदि 2% आपका ड्यू हो रहा है उससे ज्यादा भर देता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में यदि ज्यादा भरा गया, मान लीजिए आपकी इनकम कम हुई उस साल में और आपने एडवांस में ज्यादा भर दिया है, तो रिफंड बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, और कम भरा है तो आप बाद में भर सकते हैं। बट जितना अमाउंट ड्यू होगा और जितना आपका कम भरा हुआ होगा तो पेनल्टी तो आपको इंटरेस्ट पे करना है उसके ऊपर, ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो हो सकता, उम्मीद है कि आपको एडवांस टैक्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल गई होगी, और सारे जो डिटेल्स हैं वो आप वेबसाइट वो आप देख ही रहते हैं हमारी स्क्रीन पर, कि कैसे कैसे आप किस पोर्टल पे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ पर जाकर आपको तमाम डिटेल्स की भरनी है, किस तरह से आगे करना है। लेकिन एडवांस टैक्स क्योंकि ये बिल्कुल हॉट इस समय का टॉपिक था, इसके ऊपर इसलिए हमने बात करना ज़रूरी समझा था। अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं अपने दर्शकों से। सबसे पहले विनोद जी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद जैन दामोह एमपी से। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जैन साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सबसे बड़ी बहुत ही हमारे लोगों द्वारा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल रहती है। थैंक यू जैन साहब, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि निवेश करना आसान हो और उससे जुड़ी हुई जितनी भी मिथ है मार्केट में वो धीरे धीरे खत्म हो। तो कहाँ फंस गए जैन साहब, क्या सवाल है इस बार आपका? एक्चुअली क्या है, मैं म्यूचुअल फंड में तो काफी टाइम से एसआईपी भी कर रहा हूँ। सो माई अभी करंट हमारा कॉर्पस करीब अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज है। ओके। और मैं करीब 5 to 6 म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा हूँ डिफरेंट अमाउंट की। एचडीएफसी फ्लेक्सी में कर रहा हूँ 3000, एसबीआई कॉन्ट्रा में 4000, आईसीआईसीआई स्मॉल कैप में भी है, एचडीएफसी फोकस 30 में है, और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप। तो जैन साहब, आपकी उम्र 45 ईयर्स है जो आपने बताया कि आप बहुत समय से निवेश कर रहे हैं, तो कितने साल से निवेश कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं। दूसरा, कैसा रहा अब तक आपका निवेश का सफर? जी पहले बहुत माइनर 1000 2000 से स्टार्ट किया था काफी टाइम पहले जी। 6-7 ईयर ओल्ड, मतलब काफी टाइम हो गया है, 2015 से कर रहा हूँ। और कैसा रहा सफर आपका अब तक का? ऑलवेज बेहतर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? अभी मैं चाह रहा हूँ बेसिकली मोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं लगा कि 50 लाख की अमाउंट मुझे जरूरत पड़ेगी लगभग 15 साल के बाद और देन फिर मैं कुछ रिटायरमेंट के लिए जा रहा हूँ कि कुछ 1 करोड़ रुपीज लमसम कुछ इकट्ठा हो जाएगा उसके लिए। तो मुझे क्या इसमें अपने पोर्टफोलियो चेंज लाने पड़ेंगे या कुछ एड ऑन करना पड़ेगा? ओके। तो पंकज सर, एसआईपी आपने देखी है, इनकी एसआईपी का क्वांटम इन्हें कहीं ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा अगर ये कॉर्पस 1 करोड़ से 5 करोड़ की तरफ लेके जा रहे हैं 15 से 20 सालों के लिए। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करें?
बिल्कुल। देखिए जैन साहब, पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपया आप इकट्ठा करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, और यदि मैं कहूं कि 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए की वैल्यू कितनी होगी, यदि हम 6% का भी इन्फ्लेशन मानकर चलें, हालांकि हम देखते हैं कि अलग अलग चीजों में जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई दर होती है, वो अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी 6% का औसत मानकर चलें तो 20 साल के बाद 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो सिर्फ 31 लाख के आसपास होगी। तो इसके लिए जब भी आप लॉन्ग टर्म का टारगेट सेट करते हैं तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर आपको टारगेट सेट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आपका पोर्टफोलियो है, स्कीम सभी अच्छी हैं, वेल डाइवर्सिफाइड है, पर एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा, हालांकि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फोकस फंड, देखिए ये फोकस फंड और फ्लेक्सी कैप फंड एक तरह से काम करते हैं। अंतर ये होता है कि फोकस फंड में जो स्टॉक्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक वो कम होते हैं, मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं, और एक फ्लेक्सी कैप फंड में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो सकता है। लेकिन ये जो स्कीम्स होती हैं, ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो बेटर होगा कि फोकस फंड को भी आप फ्लेक्सी कैप में ही कंबाइन करते हैं, वो अच्छा रहेगा, थोड़ी स्कीम कम हो जाएंगी, वैसे स्कीम सभी अच्छी हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए 12% का सीएजीआर लेकर चलते हैं और 16,000 रुपीज पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं, और जो आपने कहा कि अभी आपके पास में कुछ 10 लाख रुपए ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपके पोर्टफोलियो की, तो उस हिसाब से आपके कुछ 12% के हिसाब से 15 साल में 1.30 यानी कि 1 करोड़ 30 लाख के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप अगर टारगेट बड़ा लेके चल रहे हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल है, फिर यदि आप या तो आपको थोड़ा सा ये रिवाइज करना पड़ेगा अपने टारगेट को, या फिर अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि समय ज्यादा हो तो कंपाउंडिंग की वजह से फायदा मिलता है, अदरवाइज डेफिनेटली आपको अमाउंट अपना बढ़ाना हो। तो या तो अवधि बढ़ाइए या अमाउंट बढ़ाइए, इन दोनों में से एक चीज़ तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी जैन साहब, और अकॉर्डिंगली आप अपनी रणनीति यहाँ पे बनाकर रख सकते हो। लेकिन ये बात सही है कि जब भी कभी आप एक बड़े कॉर्पस को सोचते हैं तो उसमें आपको इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करके चलना चाहिए, महंगाई बढ़ती है साल दर साल, और वो आपके आगे के कॉर्पस को अपने आप उसके हिसाब से घटा देता है। चलो, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ आगे भी सर मौजूद रहेंगे और कुछ और सवालों पर भी बातचीत करेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग फंड्स की भी सूचना देंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ। और योर मनी में आज हम बातचीत कर रहे हैं एडवांस टैक्स के ऊपर, हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक, और साथ ही साथ अलग अलग दर्शकों के सवालों के जवाबों को लेकर भी पंकज मटवाल सर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अब अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ विक्रम बातचीत करने के लिए मौजूद है। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विक्रम जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने डिटेल तो दिया ही आपको ना जी, पर डिटेल है तो मेरे को रिव्यू करने के लिए दिया है, और एक आध में मेरा जो क्वेरी था जो इमर्जिंग वाले में, केंद्रा रोबेको वाले में, उसके ऊपर मेरे को गाइडेंस दिया था। तो विक्रम जी आप कब से निवेश कर रहे हैं मार्केट्स में? ऐसे तो सर मैं तो 10-15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन पहले क्या था कि मैं टैक्स सेवर में कर रहा था, वो अभी मैं भी स्टार्ट कर दिया, 3-4 साल तो हो। ओके, तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में अदर देन टैक्स सेवर कितने साल से हैं? 5-6 साल हो गए सर। चलिए, पंकज सर, विक्रम जी का पोर्टफोलियो आपको भेजा ही हुआ है, 50,000 रुपये की SIP है, एग्जिस्टिंग कॉर्पस करीब 22-23 लाख रुपए के आसपास का है। क्या रिव्यू करने की ज़रूरत है इन्हें, क्या फेरबदल करें जो इनका, क्योंकि लक्ष्य तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन अदरवाइज बहुत समय से निवेशित ज़रूर है बाजार में, तो क्या सब कुछ सही है? एक लंबी सूची है इनके फंड्स की। देखिए फंड्स अच्छे हैं, लेकिन एलोकेशन की बात करें तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा हो गया है, क्योंकि मल्टी कैप फंड के जरिए भी स्मॉल कैप, मिड कैप में निवेश हो रहा है। तो आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में थोड़ा सा SIP का अमाउंट कम कर दें। आपके पास इंटरनेशनल फंड नहीं है तो आप एक ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। दूसरा आपने ये भी पूछा है कि क्वांट वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप। मैं कहूंगा कि ऑलरेडी आपके पास SBI कॉन्ट्रा फंड है जो ऑलमोस्ट एक वैल्यू फंड की तरह ही है, कॉन्ट्रा फंड है। तो आप क्वांट वैल्यू फंड को ऐड करने की बजाय इस वक्त के अनुसार यदि क्वांट टेक्नोलॉजी फंड, टेक फंड जो है उसको ऐड करेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। टेक्नोलॉजी में आप एक बेहतर उम्मीद कर सकते हैं रिटर्न्स की, तो उसे ऐड कीजिए, और बाकी सब आपके स्कीम जो भी हैं वो अच्छी है। तो
बाकी आपकी स्कीम सब सही है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको राइट साइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की तेज़ी में आप अगर बड़ा निवेश मिड कैप में रखेंगे तो किसी तरह का बड़ा फॉल आते ही थोड़ी चीज़ों में बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपके फंड में। तो थोड़ा बहुत एक बदलाव की ज़रूरत आपको है, वो आपको पंकज सर ने बता दी है। एक ईमेल भी आया है, दीप्ति जी का ईमेल है, आगरा से आया है। इन्होंने 26 साल की हैं, इनकी एग्जिस्टिंग एसआईपी जो है वो 11,000 रुपये के आसपास की है, करीब 4 लाख का पोर्टफोलियो है, 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य ये साध कर निवेश कर रही हैं। इन्होंने पोर्टफोलियो अपना भेजा हुआ है पंकज सर आपको, लेकिन 11,000 रुपये और 10 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस, ये थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हो, क्या करना चाहिए इन्हें? समझिए सही कहा आपने, 10 साल में कुछ जाना है तो बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि आप 12-15% की उम्मीद करेंगे अगर इक्विटी फंड से, तो इतना संभव नहीं है। तो 1.73 लाख अभी कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, 10,000 रुपीज पर मंथ। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि 18 ईयर्स की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं, यदि 10% से स्टेप अप करेंगे तो भी। तो इसके लिए यहाँ पर अमाउंट बढ़ाना होगा काफी इनको, या फिर अवधि और आपके पास समय हो तो भी आपको फायदा मिलता है, पर फिर भी यहाँ पे जो टारगेट है और जो अमाउंट है उसमें काफी मिसमैच है। और हाँ, जहां तक फंड का सवाल है, एक फंड में जरूर यहाँ पे सलाह दूंगा ऐड करने की, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करें, और बाकी जो सभी फंड्स हैं आपके पास में, पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, टाटा डिजिटल इंडिया और एक्सिस ग्रोथ फंड, इनको आप कंटिन्यू करें। तो आपके फंड्स में कोई इशू नहीं है, एक बदलाव की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन अदरवाइज आप थोड़ा स्टेप अप करें और अपनी एसआईपी को 40,000 के आसपास ले आएं, तब एक बार को आपका जो गोल है वो शायद अचीव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पंकज सर, आपकी तरफ से अब टॉप 4 फंड्स कौन से हैं? बिल्कुल, देखिए समय के अनुसार मैं कहूंगा, क्योंकि इस वक्त पर मैं किसी को स्मॉल कैप की राय नहीं दूंगा लेने के लिए, हालांकि लॉन्ग टर्म के होनी चाहिए, बट आज के लिए मैं कहूंगा पोर्टफोलियो नया बना रहे हैं तो आज बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, जो कि एक लार्ज कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, और साथ में व्हाइट ओक लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन 4 फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको फंड्स के नाम भी दिख गए, पंकज सर ने आपको राय भी दे दी क्यों इनमें निवेश करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली अगर आप नया निवेश कर रहे हैं, कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो इन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ बने रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।